दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि सॉल्वेंट को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्वेंट को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसको भी दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला है प्रोटिक और दूसरा है एप्रोटिक। और यहाँ पर जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, इसमें पहला है आयनाइजिंग और दूसरा है नॉन आयनाइजिंग। तो आइए सबसे पहले प्रोटिक सॉल्वेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप प्रोटिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन को देख सकते हैं। सॉल्वेंट विच हैव हाइड्रोजन एस डियर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब वे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन रहता है, उनको प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप उनका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन भी है, इसीलिए इनको प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। यहाँ पर ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो इस प्रोटिक सॉल्वेंट को भी तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला है एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, दूसरा है बेसिक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और तीसरा है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आइए पहले एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन को देख सकते हैं। सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जिनकी प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उनको एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। इस तरह के सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये तो एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के बारे में हो गया। अब आइए बेसिक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उनको बेसिक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहा जाता है। इसका एग्जांपल होता है अमोनिया, एमीन्स, पिरिडीन। तो ये तो बेसिक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के बारे में हो गया। अब आइए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन को देख सकते हैं। सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनकी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने या डोनेट करने की टेंडेंसी सॉल्यूट पर डिपेंड करती है उनको एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट है वो कैसा है। इस तरह के सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है वाटर, एथेनॉल, एसिटिक एसिड। तो ये तो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। सॉल्वेंट विच हैव नो हाइड्रोजन एस डी कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन नहीं आता है उनको एप्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एटीसी। तो ये तो पहले टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया कि हम सॉल्वेंट को प्रोटॉन के बेस पर किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आइए आयनाइजेशन के बेस पर सॉल्वेंट को जो दो तरह से क्लासीफाई किया गया है तो उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहले हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं। आयनाइजिंग सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप उनकी डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। दीज आर पोलर इन नेचर एंड डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड। In this solvent ionic reactions occur. They also show self ionization. जैसा कि आप यहाँ पर इनके नाम से ही देख सकते हैं कि ये आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। मतलब ये आयनों में टूट जाएंगे और जब ये आयनों में टूट जाएंगे तो ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। और जब ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि इनका नेचर पोलर होता है। और जब इनका नेचर पोलर होगा तो ये आयनिक कंपाउंड को आसानी से डिजॉल्व कर लेंगे। और जब ये आयनिक कंपाउंड को आसानी से डिजॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब है कि इनमें आयनिक रिएक्शंस भी होंगी। और इस तरह के जो सॉल्वेंट होते हैं वो सेल्फ आयनाइजेशन शो करते हैं, मतलब वो खुद ही आयनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पर ये सभी सॉल्वेंट किस तरह से आयनाइज होते हैं तो अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने तीन एग्जाम्पल लिया है, जिसमें पहला है अमोनिया, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया के दो मॉलिक्यूल सेल्फ आयनाइज हो करके
NH4+ और NH2- का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पर SO2 की बात करें तो यहाँ पर ये सेल्फ आयनाइज हो करके SO2+ और SO3 का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम यहाँ पर HF की बात करें तो यहाँ पर इनके 3 मॉलिक्यूल सेल्फ आयनाइज हो करके H2F+ और HF2- का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सभी सॉल्वेंट सेल्फ आयनाइज हो करके एक कैटायन बनाते हैं और एक एनायन बनाते हैं। तो ये तो आयनाइजिंग सॉल्वेंट के बारे में हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगले टाइप का सॉल्वेंट है नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहा जाता है। अब आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दीज सॉल्वेंट आर नॉन पोलर एंड डिजॉल्व ओनली नॉन पोलर और न्यूट्रल कंपाउंड, नो आयनिक रिएक्शन अगर इन दिस सॉल्वेंट, दे डू नॉट अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन। जैसा कि आप यहाँ पर इनके नाम से ही देख सकते हैं कि ये नॉन आयनाइजिंग होते हैं। जब ये नॉन आयनाइजिंग होते हैं तो इसका मतलब है कि आयनों में नहीं टूटते हैं, और जब आयनों में नहीं टूटते हैं तो इसका मतलब है कि नॉन पोलर होते हैं। और जब ये नॉन पोलर होते हैं तो इनमें नॉन पोलर या न्यूट्रल कंपाउंड आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। चूँकि ये सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं इसलिए इनमें आयनिक रिएक्शंस नहीं होती है, और ये सॉल्वेंट सेल्फ आयनाइजेशन भी नहीं शो करते हैं। इस तरह के सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ETC। तो इस तरह से ये नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट के बारे में हो गया। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि सॉल्वेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।